जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम सलाम जी। आ रही है सब। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जो है जो जो आते जाएंगे वो वीडियो वगैरह देख लेंगे। अच्छा, हमारा आज का प्लान ये है इंशाल्लाह कि पहले अभी फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा, वेरिएबल्स हाइपोथेसिस। उसके बाद हम लोग एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों ने जो असाइनमेंट 1 जमा कराई है उसके बारे में मैं क्विकली आपसे बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अब पहले एजेंडा पॉइंट को, विच इज हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ना है। आप लोगों को आ रही है जी नजर स्लाइड अब? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा जी, ये आप लोग, मैं आप लोग बल्कि साथ साथ में आपको जरा वो दिखाता हूँ अपना कैनवस, ताकि आप देख सकें कि उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, ये कैनवस की विंडो है। ये शायद इसकी शक्ल आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे, ये मेरे वाला है, आप स्टूडेंट्स का थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम लोगों ने पहले आउटलाइन पढ़ी, अब पहले दिन कोर्स के बारे में समझा, फिर रिसर्च करनी क्यों होती है उसकी हमारी 2 सेशंस थे। फिर क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग के हमारे तकरीबन 1.5-2 सेशन थे। फिर हमने लिटरेचर रिव्यू एंड एथिक्स पढ़ा, जिसके वीडियोस भी सेशंस वगैरह इन सब के थे। फिर ये सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक के बारे में हमने एक पूरे वीक में बात की, जिसमें फिर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट 1 जमा कराई, अपना टॉपिक जमा कराया। अब ये नंबर 5 जो है, कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, ये वही डायग्राम है जो हम हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से पहले पढ़ते हैं। वो एक फ्लो डायग्राम आज भी पढ़ेंगे। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली आप कोई क्लास डेडिकेट नहीं कर रहा, आप लोग इसके अंदर से खुद गुजरेंगे, देखेंगे, उसमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इट इज़ अ गुड आइडिया टू इस प्रेजेंटेशन को भी डिटेल में देखें, और जो उसकी वीडियोस हैं इसको भी डिटेल में देखें। इस पे मैं स्पेसिफिक क्लास नहीं असाइन करूंगा। इसके बाद जो हमारी आज की क्लास है, ये 6/7-1-2-3, इसमें हम लोग खाली 6/7-1 पढ़ेंगे आज। बाकी दोनों मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे। तो इसकी वीडियोस को भी आपने ऐसे ही देखना है। ये है टॉपिक, चूंकि एक सिंगल टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसको सबको आपको अवेलेबल कर दिया। जो पहला है वो अभी हम मिड टर्म से पहले पढ़ेंगे, बाकी दो बाद में। ये इस दफ़ा ईद की वजह से चूंकि हमारा एक वीक मिस हुआ है, तो वो बाकी दो आगे चले गए हैं। फिर ये अब ये देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ जो जो उसका टाइम आता जाता है मैं उसको आपको अवेलेबल करता जाता हूँ। तो आपके पास कुछ अभी तक 2-3 रीडिंग्स जमा हो गई हैं, ये असाइनमेंट गाइड जमा हो गई है। इसी तरह सबकी असाइनमेंट्स जो जो आती जाएंगी मैं आपके लिए लाइव करता जाऊंगा। ये मिड टर्म के बाद की फिर प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, ये सब ऑलरेडी रेडी पड़े हैं, लेकिन जो जो आता जाएगा मैं आपको आपके लिए लाइव करता जाऊंगा। ऑब्वियसली ये जो हम Q&A सेशन कर रहे हैं, ये नहीं होते वहाँ पे, ये तो जब होते हैं तो तभी अपलोड होते हैं। तो आज हम 6/7-1, जिसको मैं कह रहा हूँ, इसका टाइटल है वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो टॉपिक का टाइटल है जी वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस। ये थोड़ा सा अ, उल्टा है। पहले हाइपोथेसिस के बारे में हम समझेंगे, फिर वेरिएबल्स के बारे में लॉजिकली। तो देखते हैं जी कि हाइपोथेसिस होती क्या है और कहाँ फिट होती है हमारे फ्लो डायग्राम में। ये हमारा कोर्स की मेन जंतरी है, हमारा फ्लो डायग्राम है। हर वक्त इसको आपके जहन में होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 मेन बॉक्सेस हैं, जो कि एक ये पिंक या जो भी कलर बनता है ये है। फिर उसके बाद अगला ये ब्लू वाला है। फिर नीचे डार्क ब्लू वाला है, और सबसे आखिर में ग्रे वाला है। ये 4 हमारे मेन बॉक्सेस हैं जो हमारे मेन टॉपिक्स भी हैं। फिर इनके बीच में छोटे बॉक्सेस भी हैं, और इनके सबके सेंटर में लिटरेचर रिव्यू है, जो चूंकि हर बॉक्स से रेलेवेंट है, हर बॉक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आप देख रहे हैं कि हर जगह पे एरोज जा रहे हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं वो बिग बॉक्स नंबर 2, लाइट ब्लू वाला। उसके पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट वेरिएबल्स। इसमें आप अभी आप हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये पीछे ग्रीन वाला भी कवर हो रहा है जो आज हम पढ़ेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम बाकियों को भी, जिस तरह हम हर टॉपिक में बाकियों के बारे में भी एक कह लें कि डिस्कशन इनिशिएट कर देते हैं, तो उस तरह की डिस्कशंस इनिशिएट हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअली हम उनको उनके टाइम पे पढ़ेंगे। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। रीड लिटरेचर जो है वो हर टॉपिक के साथ
एक्टिव होगा। अच्छा जी, हाइपोथेसिस होती क्या है? इट स्टेट्स योर प्रिडिक्शंस अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। आप कोई रिसर्च शुरू करने लगे, उससे पहले जाहिर है आपने लिटरेचर पढ़ा, आपने, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप प्रोबेबली काम भी कर रहे हैं उसी एरिया में, तो आपको आइडिया होता है कि इस रिसर्च का पॉसिबल रिजल्ट क्या निकलेगा। तो उस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये मैंने कहा कि तीन चीज़ें, आपने लिटरेचर पढ़ा, नंबर टू आपका एक्सपीरियंस है, नंबर थ्री आप अभी भी उसी में काम कर रहे हैं। तो जो ये तीनों काम बहुत अच्छे कर लेता है, उसकी हाइपोथेसिस मोर और लेस हमेशा ठीक होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारा लिटरेचर नहीं कवर कर पाते, तो आप कुछ लोगों ने जो कटिंग एज बात इसके बारे में की होती है वो रह जाती है आपसे, तो फिर आपकी हाइपोथेसिस थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, ज़्यादा आपको रिगरस टेस्टिंग करनी पड़ती है। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगेन फिर वही मसला होगा, हाइपोथेसिस थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से पूछना पड़ेगा। अब अभी काम नहीं कर रहे, तब भी वही हो जाएगा, हाइपोथेसिस कमज़ोर हो जाएगी, आपको लेटेस्ट चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये आपकी प्रिडिक्शन होती है अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। अगला लिखा हुआ, इट्स अ टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चंस, जो कि अभी टेस्ट नहीं किया आपने। अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या चीज़ है और फिर हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, तो उसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो आपके जहन में जो भी सवाल था ना आपके रिसर्च के बारे में, ये उसका एक टेंटेटिव जवाब होता है, जो कि आपने अभी टेस्ट करना है, प्रूव करना है। मोस्ट एमएस थीसिस वुड रिक्वायर मल्टीपल हाइपोथेसिस, और गोज विदाउट सेइंग कि पीएचडी थीसिस में और ज़्यादा होते हैं। पीएचडी थीसिस में 6 7 से लेके 15 20, इससे भी ज़्यादा हाइपोथेसिस होते हैं। एमएस थीसिस में 2 3 4 तक भी होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि एमएस थीसिस काफ़ी दफ़ा पीएचडी थीसिस से लिंक्ड होते हैं, किसी और के पीएचडी थीसिस से। आप एक रिसर्च ग्रुप के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं हाइपोथेसिस, और मल्टीफेसिटेड भी हो सकते हैं, जो अपेरेंटली एक थीसिस में रेलेवेंट नहीं लगते लेकिन ओवरऑल पिक्चर में रेलेवेंट होते हैं। और आखिर में लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस इज नॉट जस्ट अ गेस, इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड नॉलेज। तो वही जो हमने पहले बुलेट पे बात की, कि ये तुक्केबाजी नहीं होती, बल्कि इसको लिटरेचर पे बेस करना पड़ता है और एक्सपीरियंस और करंट नॉलेज पे बेस करना पड़ता है। वरना फिर वेट करें, हाइपोथेसिस बनाने से पहले अच्छी तरह समझे चीज़ों को, फिर हाइपोथेसिस बनाएं। क्वेश्चन जो है वो हम इसके आखिर में इंशाल्लाह लेंगे आपके, ताकि हम एक फ्लो में चलते रहें। अच्छा जी, अगला टॉपिक, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। ये दो क्या हैं, फ़र्क क्या है, रिलेटेड कैसे हैं? दे आर क्लोजली रिलेटेड, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, बट बोथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस इन रिसर्च प्रोसेस। जो हमारा पिछला डायग्राम था, फ्लो डायग्राम, उसमें दोनों की अपनी अपनी जगह है। क्या फ़र्क है देखते हैं। पहले रिसर्च क्वेश्चन, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्टडी, यानी बिल्कुल शुरू में जो आपका अंदाज़ा होता है अपने रिसर्च के बारे में। वो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई थियोरेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट डिफाइंस व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। उस क्वेश्चन को पढ़ के पता लग जाता है कि आप किस एरिया में क्या नॉलेज हासिल करना चाहते हैं या किस नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। पर्पस इसका होता है कि जो आप आगे थ्रू आउट रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको ये गाइड करता रहता है। ये एक तरह से कह लें कि आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो शुरू में आपने डिफाइन कर लिया होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप ऑपरेशनलाइज करते रहते हैं। इसकी टोन जो होती है वो, इट इज़ क्यूरियस, यानी एक सवाल के अंदाज में होती है, और उससे लगता है कि ये बंदा कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, कुछ फाइंड करना चाहता है। और ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन की तरह फ्रेज्ड होता है, इसके आखिर में एक क्वेश्चन मार्क होता है। ये दो एग्जांपल्स आप देखें। पहली लिखी हुई है, डज रेगुलर एक्सरसाइज improve एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट्स। अब इसमें आप गौर से देखें तो रेगुलर स्पेसिफिक नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत से लोग कर सकते हैं, कोई 5 मिनट भी कर सकता है, कोई 2 घंटे भी, कोई 4 घंटे भी, वगैरह वगैरह, 16 16 घंटे भी हो सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़े किसी को। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, इम्प्रूव भी क्लियर नहीं है, इम्प्रूव का क्या मतलब है? क्या पिछले जीपीए से अगले जीपीए में 0.1 का फर्क आए तो उसको इम्प्रूवमेंट कहना है, 0.5 का आए या वट। इसी तरह अब अगली एग्जाम्पल को देखें, तो अब कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो भी किसी हद तक एम्बिगुअस है। कॉलेज जो है वो, पाकिस्तान में हम लोग कॉलेज 11वीं 12वीं को कहते हैं, अमेरिका में
कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, कोई यूके में, इवन यूरोप में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो स्कूल्स होते हैं या कॉलेज होते हैं उनको कॉलेज ही कहा जाता है, हालांकि वो अंडर ग्रेड और मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री भी दे रहे होते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट्स की टर्म मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह इस्तेमाल होती है। अगली एग्जाम्पल है, डज स्लीप अफेक्ट मेमोरी रिटेंशन? आपकी नींद और आपके मेमोरी रिटेंशन में क्या ताल्लुक है? तो इसमें भी आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड के एम्बिग्युइटी है। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन प्रोवाइडिंग अ पॉसिबल आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन। स्पेसिफिक का मतलब ऑब्वियसली जो पीछे मैंने बात की कि वो स्पेसिफिक नहीं थे। टेस्टेबल का मतलब कि आप इस स्टेटमेंट की बेस पे आप अपने रिसर्च क्वेश्चन बना सकेंगे। उसकी बेस पे आप बनाते हैं तो कोई कहता है नहीं यार, तुमने तो बात की थी रेगुलर एक्सरसाइज की, यहाँ पे तुम कह रहे हो हफ्ते में 5 बार, ये तो रेगुलर ना हुई। ये तो हफ्ते में तो 7 दिन को रेगुलर कहना चाहिए। कोई, यानी कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कह सकता है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे उसने स्पेसिफिक होना है ताकि सब लोग एक ही मतलब समझें। अब इसमें पर्पस क्या है? मेक अ क्लेम दैट यू कैन टेस्ट। वहां पीछे एक गाइड थी, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था। ये इट्स यहाँ पे है, इट्स अ क्लेम दैट यू कैन टेस्ट, तो इसको कह लें कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से एक ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव बन गया। इसकी टोन जो है वो इट इज डेक्लरेटिव, यानी ऐसे लगता है कि आपने क्लेम कर लिया है, डिक्लेयर कर दिया है किसी चीज को। और स्पेसिफिक, उसके अंदर डिटेल्स होती हैं, एम्बिगुइटी नहीं होती। इसका फॉर्मेट जो है वो इफ देन की शक्ल में होता है, यानी इफ यू डू दिस दिस विल हैपन, और कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे अब आप नीचे देखेंगे। पहली एग्जांपल है, कॉलेज स्टूडेंट्स हु एक्सरसाइज एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। जब इसने रेगुलर को थ्राइस अ वीक डिफाइन कर दिया, विल हैव हायर जीपीए, यानी उनका जीपीए ज्यादा होगा कंपेयर टू दोज हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। तो अब इसने दो ग्रुप बना दिए, एक 3 दिन या उससे ज्यादा एक्सरसाइज करता है, और एक रेगुलर नहीं करते, बस कभी कर लिया कभी नहीं किया। अब आप देखें तो यहाँ पे भी डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलर में भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी इसने छोड़ दी है, लेकिन बहरहाल अपनी लाइन इसने बड़ी क्लियर लगा दी है कि मैं जिनको कह रहा हूँ कि वो रेगुलर नहीं करते, वो 3 दिन से कम होते हैं। और विल हैव हायर जीपीए, यानी इन दो ग्रुप्स को फिर वो आखिर में कंपेयर करेगा। एक तरफ 50 लोग होंगे, 100 लोग, जितने भी उसने अपना सैंपल सेलेक्ट किया, जो 3 दिन से ज्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, 3 दिन या उससे ज्यादा। और एक ग्रुप होगा जो 3 दिन से कम करते होंगे। तो इट इज नाउ टेस्टेबल, दो ग्रुप मौजूद हैं, और ये भी मौजूद है कि उन दोनों में क्या क्या चीज टेस्ट करनी है। दूसरी एग्जाम्पल को देखें, जो हमने रिसर्च क्वेश्चंस में देखी थी उनसे करस्पॉन्ड कर रही है दोनों। लिखा हुआ है वहां पे, रिसर्च क्वेश्चन था, यहाँ हाइपोथेसिस है, लिखा हुआ स्टूडेंट्स हु स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स अ नाइट। यानी वहां पे ये स्पेसिफिक नहीं था कितनी नींद, कम नींद, ज्यादा नींद। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 8 आवर्स अ नाइट बिफोर एग्जाम, यानी इम्तिहान से पिछली नाइट को, वो रात जो इम्तिहान से पिछले पीछे होती है, उनका जीपीए उससे ज्यादा आएगा, या स्कोर, टेस्ट स्कोर उससे ज्यादा आएगा जो कम 8 घंटे से कम सोता है। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप हो गए, 8 घंटे से ज्यादा सोने वाला, 8 घंटे से कम सोने वाला। और टेस्ट क्या करना है कि उनका स्कोर क्या है। अब आई आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि कोई बंदा जो है वो सड़क पे सो गया, शोर हो रहा है, कोई बंदा बहुत पुरसुकून जगह पे सो गया, एसी लगा हुआ, या सर्दी में है तो हीटर्स वगैरह लगे हुए, कोई बंदा नरम बेड पे सो गया, कोई हार्ड बेड पे सो गया। और सिर्फ सोने से क्या होता है, क्या पता उसने पढ़ाई भी की है कि नहीं की। इस तरह के सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, वो हम थोड़ी देर में जब हम रिसर्च फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने बताई है हाइपोथेसिस की, उस पर ये पूरा उतरता है कि वी हैव टू ग्रुप्स एंड वी नो व्हाट टू टेस्ट, इट इज स्पेसिफिक। और हम अब क्लेम उसकी बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। यानी अदालत में कहीं हमें कोई ले गया तो अदालत में हमें जेल नहीं होगी, हम कहेंगे भाई हमने जो कहा था वही किया हमने। डिटेल्स आपकी जो है वो आप कर लें रिसर्च, मैंने जो करनी थी वो स्पेसिफिक भी है और टेस्टेबल भी है। अच्छा जी, तो अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पीछे समझ आ गई होंगी, लेकिन क्विकली देख लेते हैं। पहली है टेस्टेबिलिटी, यानी आप उसको टेस्ट कर सकें। तो वो फिर स्पेसिफिक होगी, उसमें वेगनेस नहीं होगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि बात क्लियर ना हो, जो भी पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी ये क्या करना चाहता है। अगली चीज, फॉल्सिफाइबल, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो गलत भी साबित हो सकती है। पीछे मैंने कहा ना कि डेक्लरेटिव और क्लियर स्टेटमेंट और क्लेम, तो उससे आपने ये नहीं समझना कि कोई भी रिसर्चर अड़ेगा अपनी बात के ऊपर।
कि अगर उसने एक रिलेशनशिप के बारे में हाइपोथेसिस बना दी तो अब उसने ज़रूर प्रूव करना है। ये याद रखें कि आपकी हाइपोथेसिस का फेल होना, यानी ये प्रूव हो जाना कि वो गलत थी, ये भी बहुत अच्छी रिसर्च होती है। इनफैक्ट हम लोग आगे समझेंगे कि नल हाइपोथेसिस, यानी जिसका आप कहते हैं वो हो ही नहीं सकती, आप अपने हाइपोथेसिस में ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली वो ही प्रूव होनी चाहिए। वो आपको रिसर्च कम्युनिटी का एक अच्छा मेंबर बनाती है। वो प्रूव करती है कि आप कोई फन्ने खान और फड़बाज नहीं है कि जो मैंने कह दिया अब वही होगा, बल्कि आप एक हम्बल रिसर्चर हैं जो जिसके सामने जब भी हकीकत आती है तो उसको एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देता है कि भाई मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन असल बात ये है। और जब हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे नल हाइपोथेसिस वगैरह की, तो यू वुड रियलाइज कि एक्चुअली बहुत से लोग एक्सपेक्टेड चीज को नल में फ्रेज करते हैं, यानी जो उनको लगता है होगा वो कहते हैं वो नहीं होगा। अब आप देखें, ये ह्यूमिलिटी की एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन है ना, कि मुझे लग रहा हो कि यार मैं जो रिसर्च करूंगा इससे फलाना रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट ये लिखता हूँ कि वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप देखें तो ये मेरे अंदर जो एक फड़ मारने की टेंडेंसी है उसको भी कब कर रहा है कि मैंने खुद ही शुरू में कहा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। ये दुनिया को भी बता रहा है कि ही हैज़ नो प्रिजम्पशंस, इसने अपनी ही उसके अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस बना दी है। ये आपको एक ह्यूमिलिटी शो कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि इसको क्यों फ्रेज किया जाता है नल, तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। फिर है रेलेटिव टू द प्रॉब्लम, यानी जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं उससे रेलेवेंट है, सॉरी रेलेवेंट। और ये इट इज़ फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज, यानी ऐसी फजूल हाइपोथेसिस बनाना कि धूप में मैं जब 3 घंटे से ज़्यादा खड़ा होऊंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो इट इज़ स्टूपिड सी हाइपोथेसिस है ना। हालांकि बिल्कुल ठीक है, टेस्टेबल भी है, बेहोश हो भी जाएंगे लोग, सब ठीक हो जाएगा, जो धूप में नहीं खड़े होंगे वो बेहोश नहीं भी होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज। इसके अंदर कोई नई बात पता चलनी चाहिए, इसी को रिसर्च कहते हैं। तभी लोग एमएस और पीएचडी करते हैं कि वो कोई ऐसी बात करें, ऐसे रिजल्ट लेके आए जो दुनिया को कोई नई बात बता रहा हो। तो आपने अगर ऐसी हाइपोथेसिस बनाई हुई है कि जिस प्रोजेक्ट पे पैसे खत्म हो जाते हैं वो प्रोजेक्ट के फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो जाहिर है बढ़ जाते हैं, इसमें इस पे रिसर्च करने की क्या जरूरत है। जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता वो मोटा हो जाता है, ये तो वैसे फजूल बात है, जाहिर है वो मोटा ही होगा। तो इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज। इस तरह की रिसर्च करना टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है। तो आपकी हाइपोथेसिस शुड बी रेलेवेंट टू बीइंग फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज। आगे लिखा है जी क्लियर, इसके अंदर कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअली आपकी बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्चुअली का मतलब है कि कोई बंदा सोचे कि तो उसको लगे हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा है कि यार अगर ये होगा तो ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट होगा, ये नहीं हुआ तो ये भी बिल्कुल ठीक रिजल्ट होगा। जैसे आप कुछ ऐसी एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें लैंडस्लाइड्स का खदशा है, और वहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो, अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी मैं बढ़ा रहा हूँ ना, सप्लाई चेन्स जो हैं वो लोकल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। तो वहाँ पे करीब एयरपोर्ट भी नहीं है। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी लैंडस्लाइड्स वाली, तो वहाँ पे हम स्लो हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमें अपना फाइनेंशियल फ्लो भी स्लो रखना चाहिए। हमें एनुअल पैसे नहीं मंगवाने चाहिए, बल्कि हमें एक अपना नया साइकिल बनाना चाहिए जो डिपेंडेंट हो लैंडस्लाइड्स पे। तो अब ये देखें, ये भी लॉजिकल है, लेकिन इट इज़ फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज, यानी कोई भी बंदा ये सोचेगा तो कहेगा हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन इट इज़ फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज। एक नई जगह नया प्रॉब्लम आया है जिसके लिए हम अपना एक प्रैक्टिस चेंज कर रहे हैं। और आखिर में है रेलेवेंट टू रिस्पोंडेंट्स एंड रेलेवेंट टू अवेलेबल टेस्टिंग टूल्स। रेलेवेंट टू रिस्पोंडेंट्स का मतलब है कि जिनसे आप जवाब ले रहे हैं ये उनसे रेलेवेंट होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि कोई डैम बन रहा है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होनी है, उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप मुझसे आके पूछ रहे हैं, मैं कराची में, दुबई में, टर्की में बैठा हूँ, वहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ना डैम होते हैं ना कभी लैंडस्लाइड हुई है, तो मैं बस टिक कर दूंगा, आपको नई नॉलेज कोई नहीं मिलेगी, उल्टा मैं आपकी रिसर्च की रिलायबिलिटी को कम कर दूंगा। तो योर हाइपोथेसिस शुड बी रेलेवेंट टू रिस्पोंडेंट्स, और इट शुड बी रेलेवेंट टू अवेलेबल टेस्टिंग टूल्स। ये स्पेसिफिकली जब इंजीनियरिंग वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के लेवल्स की जब हम बात करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि आप फिर उसको टेस्ट भी कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक ओवन है जिसमें मैं कुकीज़ बेक करता हूँ, तो जब 40 डिग्री टेम्परेचर रखता हूँ तो ये होता है, होगा 50 रखता हूँ तो ये होगा, 60 होगा तो सर तो रखूंगा तो ये होगा, एंड सो ऑन। और पता चले कि मेरे ओवन पे 60 पे टेम्परेचर सेट करने वाली नॉब ही नहीं है, या वो 50 होता है या 100 होता है, तो वो माई हाइपोथेसिस इज नॉट रेलेवेंट टू अवेलेबल टेस्टिंग टूल्स। तो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में को जो लोग रिसर्च करेंगे उन्होंने इस चीज़ को भी देखना है कि
आपके हाइपोथेसिस में ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसको आप टेस्ट ना कर सकें। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को डिटेल में आप खुद देख लीजिएगा। बेसिकली ये कह रहा है, इस जो राइट साइड पे एक पुअर हाइपोथेसिस है, ये कह रहा है लेडी लेडी बग्स, ये जो एक आप लोगों ने अपने गार्डन्स में देखा होगा, ये कीड़ा जो बना हुआ है ये पेस्टिसाइड होता है। इट्स ये छोटे कीड़ों को खा जाता है। एफिड, ये जो छोटे कीड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये जब किसी पौधे को खराब करते हैं, वहाँ लेडी बग्स आप छोड़ दें तो वो उसको ठीक कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये कह रहा है लेडी बग्स आर गुड नेचुरल पेस्टिसाइड्स फॉर ट्रीटिंग एफिड इन्फेक्टेड प्लांट्स। दूसरी तरफ देखें तो उसने इसको अच्छा बनाने की कोशिश की। वो कह रहा है एफिड इन्फेक्टेड प्लांट्स that are exposed to ladybugs will have fewer aphids after a week than aphid infected plants which are left untreated। तो वहां पे उसने दो ग्रुप्स बना दिए, टाइम भी बता दिया कितनी देर के लिए एक्सपोज करूंगा वगैरह वगैरह। और ये चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, पूरा हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है कि ये बाइट साइज नहीं है। यानी इसको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इसमें डायरेक्ट गाइडेंस नहीं है। whether or not something is a good natural pesticide is too vague। यानी उसने लिखा गुड नेचुरल पेस्टिसाइड, तो ये अब पूछ रहा है कि वो क्या होता है गुड। गुड तो मेरी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी गुड कहूँ। और तीसरा, देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट विल बी मेजर्ड टू एवेलुएट द प्रिडिक्शन। यहाँ पे क्लियर समझ नहीं आ रही कि क्वेश्चन क्या बनाएगा। आप ये चार पांच मुख्तलिफ रिसर्चर्स को ये हाइपोथेसिस दे दें तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चनर बना के आपके पास ले आएंगे। दूसरी तरफ देखें, इट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज टू बी टेस्टेड, यानी क्लियर पता चल रहा है। सेकंड, इट्स मैनेजेबल साइज फॉर अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, यानी उसने एक वीक का एक्सपेरिमेंट बता दिया तो एक वीक के लिए आप छोड़ दें उधर। दूसरी तरफ कुछ पता नहीं था, साल छोड़ना है महीना छोड़ना है। फिर लिखा है मेंशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ये बता रहा है कि वो चीज़ जो मैं इसके ऊपर छोड़ूंगा, मैं 5 छोड़ूं, 10 छोड़ूं, 15 छोड़ूं, 20 छोड़ूं, वो मेरी मर्जी है। तो एक ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगा। ये डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल एफिड्स, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अपनी मर्जी से बच्चे दे रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो दे आर डिपेंडेंट ऑन हाउ मैनी लेडी बग्स आई एक्सपोज देम टू। मैं 5 लेडी बग्स वहां छोड़ूं तो उसको उसकी इन्फेक्शन को कम करने में शायद महीना लग जाए। 10 छोड़ूं तो शायद 2 हफ्ते लग जाएं, 20 छोड़ूं तो शायद एंड सो ऑन, उससे कम टाइम लगता जाए। और आखिर में लिखा हुआ है इट प्रिडिक्ट्स द इफेक्ट एक्सपोजर टू लेडी बग्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एफिड्स, यानी उसमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन क्या है एक्सपेरिमेंट की। यानी वो कह रहा है ज्यादा लेडी बग्स छोड़ोगे तो एफिड्स ज्यादा कम होंगे। अच्छा जी, अब ये बात थी हाइपोथेसिस की। अब इसके अंदर हमने बहुत सी टर्म्स यूज की वेरिएबल की ना। तो वेरिएबल क्या चीज होती है? इट्स अ करेक्टरिस्टिक दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। यानी मैं जो मैंने पहले बात की ओवन की ना, ओवन के टेम्परेचर की, तो वो वेरिएबल है। मैं उसको 10 पे भी रख सकता हूँ, 20 पे भी, 50 पे भी, 35 पे भी, डिपेंडिंग ऑन माई ओवन। तो वो इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। हाँ जी, प्लीज आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को। तो आप मुझे उसी टाइम ला के बताते हैं कि ये मसला है। मैंने कहा यार मैं तो थी नहीं, तो मैं ये तुम्हें प्लीज कहाँ म्यूट से कर लाऊं। लें। तो बहरहाल उसने थैंक यू जी। अच्छा जी, तो मेरा ओवन का टेम्परेचर इट्स कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज, यानी मैं उसको एक से ज्यादा लेवल पे लेके जा सकता हूँ। लेवल का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में ना बहुत सी जगहों पे हम जब एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं तो उनको हम लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल कहते हैं। तो वेरिएबल के लिए लेवल का वर्ड स्टैंडर्ड यूज होता है। जैसे आपकी एज, अब आप कह सकते हैं यंग पर्सन, मिड एज पर्सन, ओल्ड पर्सन। अब ये 3 लेवल्स हैं। यंग को आप डिफाइन कर दें, उसके आगे मैं 25 से नीचे की बात कर रहा हूँ, 25 से 45 को मिड एज कह रहा हूँ, 45 से ऊपर को ओल्ड कह रहा हूँ। या आप स्पेसिफिक बता सकते हैं 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एंड सो ऑन। वेरिएबल जो होते हैं वो डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। अब मैंने पीछे एक एग्जांपल में बात की, आपको आइडिया हो गया होगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है जिसको आप ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। ओवन का टेम्परेचर, एज आपके एम्प्लॉय की, ये आप 35 40 टेस्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। और डिपेंडेंट वो होता है कि
उसको आप मेजर तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो आप चेंज नहीं कर रहे होते, वो उससे चेंज हो रहा होता है। यानी आप 35 साल के बंदे का जवाब सुनेंगे तो वो कहेगा मैं मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सो एंड सो है, मेरा स्ट्रेस लेवल सो एंड सो है। तो वो डिपेंडेंट है ऑन एज। तो वो चीज जिसको आप चेंज नहीं कर रहे, बल्कि वो उस चीज की वजह से चेंज हो रही है जिसको आप चेंज कर रहे हैं। मेरे ओवन का टेम्परेचर मैं चेंज कर रहा हूँ, और कुकी कितनी अच्छी बन रही है वो खुद ब खुद उस टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। तो जो खुद ब खुद चेंज हो रहा है वो डिपेंडेंट है, जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ये आपकी रिसर्च स्पेसिफिक बात हो रही है। हो सकता है कोई और बंदा जो हो वो उससे उल्टी रिसर्च कर रहा हो, उसके हाथ में एक टूल पकड़ा हुआ हो जिससे वो आपकी स्ट्रेस मेजर कर रहा हो, और वो स्ट्रेस को ऊपर नीचे चेक कर रहा हो कि अच्छा इसकी स्ट्रेस 35 है, चलो मैं इसकी एज देखता हूँ। इसकी स्ट्रेस 40 है, चलो मैं इसकी एज देखता हूँ। इसका स्ट्रेस लेवल 50 है, चलो इसकी एज देखता हूँ। तो वहां पे इंडिपेंडेंट हो गया स्ट्रेस लेवल, और डिपेंडेंट हो गई एज। एज की वजह से स्ट्रेस चेंज हो रही है जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ। तो ये कोई एक चीज एक जगह पे इंडिपेंडेंट हो सकती है, दूसरी जगह पे डिपेंडेंट हो सकती है। समझना आपने ये है कि जो आप चेंज कर रहे हैं इट इज इंडिपेंडेंट, जो खुद उधर से आपकी चेंज की वजह से चेंज हो रही है इट इज डिपेंडेंट। आगे चलते हैं जी। अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं, इसको आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। दो नोट्स हैं कैनवस के ऊपर, एक में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक का टाइटल है और दूसरा है मॉडरेशन एंड मीडिएशन। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा। जो टाइप्स हैं या टाइपोलॉजी कह लें, उसमें कुछ होते हैं इंटरवीनिंग एंड मीडिएटिंग। इसको समझ लीजिएगा डिटेल में। ये जरा इम्तिहान के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन ये आपकी समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स या मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग कुछ इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल्स नहीं होते काफी केसेस में, लेकिन जो पीछे हमने दो पढ़े इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनको आपस में लिंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे बात की कि एज और स्ट्रेस को हम देख रहे हैं। एज मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, स्ट्रेस डिपेंडेंट था। अब इन दोनों का मैं रिलेशनशिप देख रहा हूँ, और बीच में मुझे पता चला कि एक इंटरवीनिंग मीडिएटिंग मॉडरेटिंग एक वेरिएबल है इनकम लेवल, जिस जो मेरी रिसर्च डिजाइन में नहीं है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये इंटरवीनिंग है। अगर ये मेरे रिसर्च डिजाइन में हुआ तो इसका मतलब है ये मॉडरेटर है, यानी मुझे उसके लेवल्स भी मैं देख रहा हूँ। तो तीर कुछ इस तरह का बन जाएगा कि आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पीछे लिखा होगा एज, उससे एरो जा रहा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ जिसमें लिखा होगा स्ट्रेस, और बीच में उनके एक एरो टच हो रहा होगा जिसको मैं कह रहा हूँ इनकम लेवल। यानी जो बंदा बहुत कमा रहा है उसकी जो मर्जी एज है उसको स्ट्रेस नहीं होती या कम होती है। जो कम कमा रहा है उसकी जो मर्जी एज है उस बेचारे की स्ट्रेस ज्यादा होती है। तो ये मॉडरेटर या मीडिएटर या इंटरवीनिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो मीडिएटर या मॉडरेटर होते हैं। ये आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने नोट्स में देख लीजिएगा। और अगर आप मेजर नहीं कर रहे या वो मेजरेबल नहीं है तो उसको इंटरवीनिंग कहते हैं। फिर कंट्रोल वेरिएबल उसको कहते हैं जो आप जिसको आप चेंज नहीं होने देते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये रिसर्च करूं कि ये पेशेंट जो है इनको हम रात को 8 बजे सुला देते हैं और ये सुबह 10 बजे उठते हैं, तो 8 बजे भी इनकी शुगर मेजर करते हैं, सुबह भी मेजर करते हैं। तो इनमें आप देखें कि इंटरवीनिंग और सॉरी आईवी और डीवी आपको समझ आ रहे हैं कि द आवर्स दे स्लीप और शुगर लेवल्स। लेकिन इस पे कंट्रोल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रात को इंश्योर करता हूँ कि दे डोंट ईट एनीथिंग इन बिटवीन। तो ये फिर एक कंट्रोल वेरिएबल हो गया उनकी डाइट, यानी वो चीज जिसको आप कहते हैं कि ये बीच में ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले केस में जहां हमने बात की इनकम की, तो फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो फिर आपने क्या किया, आपने इनकम लेवल को कंट्रोल वेरिएबल बना दिया कि अब आप उसको वेरी नहीं होने दे रहे, सिर्फ 2 लाख इनकम वालों से पूछ रहे हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसको आप चेंज नहीं कर रहे होते। और फाइनली एक्सटर्नस वेरिएबल, जनरली उस वेरिएबल को कहते हैं जो आप भूल गए होते हैं, ये आपको समझ नहीं होती कि इसका भी कोई इफेक्ट होगा। तो इट मे हैव एन इफेक्ट बट नॉट कंट्रोल्ड। मैंने ख्याल नहीं किया कि फूड रात को खाना भी एक वेरिएबल था, और वो मरीज रात को खाते रहे और सुबह ज़ाहिर है फिर शुगर ज़्यादा होगी तो मेरा सारा टेस्ट बर्बाद हो गया ना। इसी तरह आपने इनकम लेवल को जहन में नहीं रखा और आप कहते रहे कि जिसकी एज बढ़ती है उसकी स्ट्रेस बढ़ती जाती है। हालांकि बात ये थी कि एक एक्सटर्नस वेरिएबल था जो थी इनकम, आपने उसको देखा ही नहीं।
और उसकी वजह से आपका टेस्ट बर्बाद हो गया। तो एक्सट्रानस वो होता है, आम जुबान में बोल रहा हूँ, कि जिसको आप भूल जाते हैं। जरूरी नहीं आप भूल गए हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ही ना हो टेस्ट करने के। भूल के अलावा ये भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, आपने थ्योरी ना पढ़ी हो, आपको पता ही ना हो कि ये भी एक वेरिएबल होता है। तो एक्सटर्नस का मतलब बाहर का वेरिएबल, आपके रिसर्च फ्रेमवर्क से बाहर का वेरिएबल, या आप भूल गए, या आप इंक्लूड नहीं कर सके, लैक ऑफ रिसोर्सेज, या आप इंक्लूड नहीं कर सके, लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये एक, जो हमने पीछे ही बातें की, उसी की एक डायग्रामेटिक कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है। पीछे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस, और इस हाइपोथेसिस को ऐसे स्टेट किया हुआ है, लेवल ऑफ स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। ये आपका हाइपोथेसिस है। ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ। अगर आप इसमें लिख दें लेवल ऑफ स्ट्रेस डज नॉट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, तो ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं रिलेशनशिप है, लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो नीचे डब्बे देखें, स्ट्रेस से, ये बीच वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, कंडीशन ए और बी को। तो स्ट्रेस से सीधा एक एरो जा रहा है टीम वर्क की तरफ, या वो बंदा या बंदी पॉलिसी फॉलो कर रही है कि नहीं उसकी तरफ। बीच में आपने फिर दो कंडीशंस लगा दी, या दो लेवल्स, कंडीशन का मतलब है लेवल्स, दो लेवल रख दी। एक जगह पे आपने दफ्तर में गर्मी बढ़ा दी, हर वक्त बेचारा गर्मी में पसीने में बैठा रहता है, बैठी रहती है, और दूसरी तरफ आपने एसी में बिठा दिया उनको। तो ये दो अलग अलग ग्रुप बन गए अब। इसी तरह आपने दो ग्रुप इस तरह बना दिए कि कुछ एम्प्लॉयज के अपने बॉस के साथ टेंस रिलेशनशिप है, और दूसरे ग्रुप का अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन, अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। तो आप देखेंगे कि यानी ये आपकी रिसर्च ये प्रूव करना चाहती है कि आप देखेंगे कि जो लोग एसी में बैठे हुए हैं उनका टीम वर्क आपस में अच्छा होता है, जो लोग गर्मी में बैठे हुए हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। या आप ये कहेंगे कि जिन लोगों का अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है वो कम टेंस होते हैं और पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जिनका अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, वो जो है ना, लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं अपने बॉस के साथ। तो ये आप, ये जो नीचे आपने डायग्राम बनाया, इसको हम आम जुबान में कहते हैं रिसर्च फ्रेमवर्क, या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, या थीसिस फ्रेमवर्क, यानी इसका आप कोई भी नाम रख लें। ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट होता जाता है। यानी मैंने पहले कहा कि एक एरो इधर से उधर जा रहा है, बीच में आपने ये दो चीजें लगा दी। हो सकता है कि इन चीजों